हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। टुडे दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, पार्ट 2 रहेगा। इसमें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो आपकी 4 मेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? जो आपकी प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की, वो सोल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पे। ठीक है, हियर इट इज रिटन कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर, नॉट ऑन द नेचर। ठीक है, वो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। आपकी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये 4 आपकी मेंशन है। फर्स्ट हम इन डिटेल पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, जितनी भी हम आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, आपका नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे। ठीक है, अब नॉन वॉलेटाइल से आप क्या अंडरस्टैंड करते हो? नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है कि जो आपके वेपर्स में इजिली कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल मतलब नॉट फॉर्म टू द वेपर स्टेट। ठीक है, वेपर्स नहीं बनती और सोल्यूट डाल रहे हैं हम जो वेपर में नहीं कन्वर्ट हो रहा। फर्स्ट हम करेंगे इसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या करेंगे हम कि नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट आपका सॉल्वेंट में डालेंगे। तो जो आपका वेपर प्रेशर होगा, वो सिर्फ आपका सॉल्वेंट के आएगा। सॉल्यूट आपका कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो आपका जो टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होएगा, वो आपका डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो वेपर प्रेशर होता है, वो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस के कारण होता है। ठीक है, कि वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन सॉल्यूट तो आपका नॉन वॉलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। इसलिए जो आपका चेंज इन वेपर प्रेशर होगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो आपका डेल्टा पी ए। पी ए क्या है आपका? सॉल्वेंट का। ठीक है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूट का नहीं होगा। तो डेल्टा पी ए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हुआ? पी ए नॉट माइनस पी ए। ठीक है, पी ए क्या है आपकी, जो आपने ऊपर रॉलेट्स लॉ से निकाला है, पी ए नॉट माइनस एक्स है। ये आप वैल्यू पुट करोगे, हेयर यू विल बी गेटिंग कॉमन पी ए नॉट ले लिए, 1 माइनस एक्स है। 1 माइनस एक्स ए क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, 1 माइनस एक्स ए इक्वल टू एक्स बी। ये आपने वैल्यू पुट करी, तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला आपके पास आ गया। फर्दर आपने डेल्टा पी ए की वैल्यू पुट करोगे, हेयर यू विल बी गेटिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि जो आपका डेल्टा पी ए नॉट है, डेल्टा पी ए नॉट है ये वाला वैल्यू। ठीक है, ये आप रीअरेंजिंग के बाद आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगी, वो किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ योर सोल्यूट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन एक्स बी के इक्वल है। ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ये वाला आपका जो फॉर्मूला हमने ऊपर जो आपका डिराइव किया है। ठीक है, इसमें फर्दर आप अगर वैल्यूज पुट करते हो फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो आपकी वैल्यू आती है कि आप मास ऑफ एम बी को निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पहले आपने यहाँ पे फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन आपने अगर वैल्यूज पुट करते हो, एक्स बी की वैल्यू पुट करी है, तो हेयर यू विल बी गेटिंग दिस फॉर्मूला। इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे, ऑन रीअरेंजमेंट यू विल बी गेटिंग दिस एज अ फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से आप मास निकाल सकते हो। सेकेंड थिंग, मास ऑफ द सोल्यूट निकाल सकते हो। एक और बात, जितनी भी आप अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, उसमें आप देखोगे जो मास ऑफ सोल्यूट है, दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वो इनवर्सली रिलेटेड है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। यू कैन ऑब्जर्व मास आपका इनवर्सली रिलेटेड है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमने फर्स्ट आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर करा है। ठीक है, नेक्स्ट इससे जो आप जो मास कैलकुलेट करते हैं, वो इतना एक्यूरेट नहीं आता। ठीक है, इसका हम रीजन आगे फर्दर मैं डिस्कस करूंगी। सेकंड, मूव ऑन टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है? जब आपके टेम्परेचर वेपर फेज का इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, जैसे बॉइलिंग करते हैं तो आपके वेपर्स बनते हैं, जो उसका वेपर्स का जो प्रेशर होता है, दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी वो वेपर फॉर्म में आपके मतलब बॉइलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे आपके वेपर्स कन्वर्ट वेपर प्रेशर इक्वल होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, दैट इज योर बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड करा, तो जो आपका वेपर प्रेशर होगा, वो आपका डिक्रीज करेगा। जैसे हमने ऊपर अभी अबव स्टडी करा, वेपर प्रेशर ओनली ड्यू टू द सॉल्वेंट होएगा, तो वेपर प्रेशर टोटल आपका सोल्यूशन का डिक्रीज करेगा। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालने पे। तो इसी कारण जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया है, जो आपका प्योर सॉल्वेंट के आना चाहिए था, वो आपका लेस हायर होगा। ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन है, द बॉइलिंग पॉइंट वो आपका हायर होगा एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू होगी टीबी माइनस टीबी नॉट। ऐसा क्यों हुआ कि जब आपने वेपर प्रेशर को डिक्रीज करा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करने के कारण आपको
ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो आपका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए, ठीक है? ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो हीट दोगे तो आपको मतलब एलिवेशन करना पड़ेगा आपके टेम्परेचर में, ठीक है? इसलिए डेल्टा टीबी जो इनिशियल है उससे ज़्यादा होता है, ठीक है? टीबी माइनस टीबी नॉट आपकी एक्चुअल होनी चाहिए थी और टीबी आपने जब सॉल्यूट को डाला है, ठीक है? हियर इट इज़, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, वेपर फेज वर्सेस टेम्परेचर। यहाँ पे आप देखोगे ये वेपर फेज है, वेपर प्रेशर है और यहाँ पे टेम्परेचर है। तो जब आपने आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो आपका डेल्टा टी भी आपका इंक्रीज किया, ठीक है? ये आपकी इंक्रीज वैल्यू एज कम्पेयर टू योर प्योर सॉल्वेंट, ठीक है? तो टी बी माइनस टी बी नॉट लिया हमने, ठीक है? टी बी की वैल्यू ज़्यादा है ना, यहाँ पे देखो ये टी बी की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टी बी, तो डेल्टा टी बी क्या है? टी बी माइनस टी बी नॉट। फर्दर आप देखोगे कि ये किस पे डिपेंड करता है? आपका मोलैलिटी पे, ठीक है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द मोलैलिटी। इसीलिए इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो आप के बी करते हो। ये क्या है आपका मोलर कांस्टेंट, ठीक है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इसको बोलेंगे के बी को, ठीक है? इसलिए आप क्या ऑब्जर्व करते हो? मोलैलिटी क्या है आपकी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, नंबर ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल्स है, इसलिए इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपकी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, फर्दर अगर आपको के बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी आए, ठीक है, यहाँ से एक और डेरिवेशन निकाल सकते हैं। एम की वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे मोलैलिटी की, तो डेल्टा टी बी की वैल्यू में ये आपकी फर्दर आप रीअरेंजमेंट के बाद मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हो, लाइक जैसे हमने ऊपर अभी डिराइव किया है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, ठीक है? फर्दर अगर के बी को ये भी आपको लर्न होना चाहिए फॉर्मूला। ओके, यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है और मास है ये आपका इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है? ये इनवर्सली रिलेटेड है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। जितने भी मासेस और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं दे आर इनवर्सली रिलेटेड। ओके, मतलब कि अगर आपका मास बढ़ेगा या मास डिक्रीज होएगा तो वो आपका इन्वर्स रिलेटेड होगा आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। ये हम फर्दर और हायर लेवल पे भी आप स्टडी करोगे, लेकिन यहाँ पे आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। ओके, हम इसी वीडियो में आपके डिस्कस करेंगे। फर्दर आप के बी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला भी आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है? आर एम ए आर टी बी स्क्र डिवाइडेड बाई 1000 डेल्टा एच वेपोराइजेशन, ठीक है? एम ए क्या है आपका? सॉल्वेंट। ओके, टीबी क्या है आपका? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ योर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। जब आप ऐड करते हो तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है? ओके, फर्दर नेक्स्ट हम मूव करेंगे आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है? थर्ड है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जब आपका सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट का आपका वेपर प्रेशर सेम होता है, ठीक है? दैट इज योर फ्रीजिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर सेम हो, दैट इज योर फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, हेयर इट इज मेंशन। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड और सॉलिड का सेम वेपर प्रेशर हो, दैट इज योर फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट, अगर आपने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला है तो जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि आपका वेपर प्रेशर अब कम हो गया है, ठीक है? नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट तो आपका कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, सिर्फ सॉल्वेंट ही कंट्रीब्यूट करेगा आपका वेपर प्रेशर को। तो वेपर प्रेशर कम होने के कारण आपका टेम्परेचर भी कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा, ठीक है? इसलिए टी एफ आपका माइनस टी एफ नॉट होगा, ठीक है? ये वाली आपकी वैल्यू आई है, ठीक है? फर्दर आप अगर इसको मोलैलिटी के साथ रिलेट करते हो तो आपका के एफ हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डालते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे डेल्टा टी एफ इज ऑल्सो योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये नंबर पे डिपेंड कर रही है, ना कि मासेस पे, ठीक है? फर्दर ऑन रीअरेंजमेंट आप मासेस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? हियर इट इज, ये आपका फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। ओके, एम बी को ऑन पुटिंग द होल वैल्यू, ठीक है? आप एम की वैल्यू को पुट करते हो, स्मॉल एम की वैल्यू को, तो आपका एम बी ऑन रीअरेंजमेंट यू विल बी गेटिंग दिस एज योर एम बी। और एम बी आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर रहे हो, ये एम बी मास है, इनवर्स रिलेटेड है टू योर डेल्टा टी एफ, ठीक है? नेक्स्ट हम अगर के एफ की वैल्यू कैलकुलेट करें तो के एफ की वैल्यू आपकी सिम यहाँ पे पहले आपने क्या पढ़ा है? यहाँ पे टी बी था ना ऊपर, के बी है तो टी बी आएगा, अगर के एफ है तो टी एफ आएगा। ओके, ओके। नेक्स्ट डिवीजन में अगर आपका वेपोराइजेशन था नीचे, अब यहाँ पे फ्यूजन आएगा, बाकी आपका सेम ही है, ठीक है? नेक्स्ट इसके जो कुछ एप्लीकेशंस हैं कि हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है? आपने ऑब्जर्व करा होगा कि आइसक्रीम सेलर सॉल्ट पुट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो एंटी फ्रीज होता है,
एंटी फ्रीज का मतलब क्या है कि अगर आपका प्योर आपने सब्सटेंस रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर हम डालते हैं, ठीक है, जहाँ पे कार के रेडिएटर्स होते हैं, अगर उसमें प्योर वाटर डाला है तो 0 डिग्री में जो आपके हिली एरियाज है वहाँ पे वो फ्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ आपने नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है, जैसे हम रेडिएटर में डालते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल वगैरह डाला तो उसका वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के होने के कारण वो 0 डिग्री ना होके आपका टेम्परेचर और ज़्यादा लोअर पे वो फ्रीज करेगा, ठीक है। तो 0 डिग्री पे तो फ्रीज नहीं करेगा, उससे कम पे करेगा। तो 0 डिग्री अगर टेम्परेचर होगा तो वाटर फ्रीज नहीं करेगा, और वाटर फ्रीज ना होने के कारण आपकी स्मूथली कार मूव करेगी, ठीक है। इसलिए वो एंटी फ्रीज सोल्यूशन होता है। एंटी फ्रीज सोल्यूशन क्या होते हैं, जो आपके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जैसे हम इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं कार रेडिएटर्स में, क्योंकि 0 डिग्री पे वाटर आपका फ्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें थाइलिन ग्लाइकोल होगा तो उसका टेम्परेचर कम हो गया, तो टेम्परेचर कम होने के कारण आपका वो ऐसा एंटी फ्रीज लगाते हैं। नेक्स्ट आपका, अगर हम मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड्स के लिए भी एंटी फ्रीज को यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉल्ट को हम स्प्रिंकल कर दें ताकि आपकी जो आइस है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आपका इसका एक और यूज़ मैंने अभी बताया कि ओशियंस फ्रीज नहीं करते, ठीक है। ओशियंस कभी फ्रीज नहीं करते। ये आइसक्रीम सेलर होता है, वो आपकी जो समर्स में आइसक्रीम सेल करता है तो उस पर सॉल्ट डालते हैं, वो भी एज अ एंटी फ्रीज ही काम करते हैं, ठीक है। ओशियंस में भी काफ़ी सारा सॉल्ट होता है, तो वो भी एज अ एंटी फ्रीज काम करता है। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी कि आपका प्लॉट कैसे होगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस मोलैलिटी और फ्रीजिंग पॉइंट वर्सेस मोलैलिटी, ठीक है। फर्स्ट हम देखेंगे जो हमने डेल्टा टी एफ करा है, के एफ, ये वाला जो हमने रिलेशन ऊपर आप ही ड्राइव करा है, ठीक है। और एक रिलेशन हमने डेल्टा टी बी के थ्रू डिराइव किया है, टी बी इज इक्वल टू के बी एम, ठीक है। इसको हम प्लॉट करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, उसी की तरह हम इसको प्लॉट करेंगे। यहाँ पे जो m होगा ये स्लोप होता है, c आपका इंटरसेप्ट होता है। यहाँ पे आप देखोगे कि आपने डेल्टा टी बी वर्सेस m को प्लॉट करा, तो के बी आपका क्या हो गया, स्लोप, और टी बी नॉट क्या आएगा आपका, योर इंटरसेप्ट, ठीक है। टी बी को आप ओपन करोगे तो आपकी वैल्यू, डेल्टा टी बी को आप ओपन करोगे तो टी बी माइनस टी बी नॉट होगा, ठीक है। ये वैल्यू होती है ना, इक्वल टू के बी एम होता है। ऑन री अरेंजमेंट आप डेल्टा टी बी की, इस टी बी की वैल्यू को इक्वेट करोगे, दैट इज इक्वल टू के बी एम प्लस टी बी नॉट, ठीक है। इसको हम प्लॉट करेंगे, यू विल बी गेटिंग दिस एज योर ग्राफ। सिमिलरली अगर हमने डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, ये यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, तो अब यहाँ पे स्लोप क्या आएगा, माइनस के एफ, और इंटरसेप्ट डेल्टा टी एफ नॉट, ओके। हेयर इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फ्रीजिंग पॉइंट वर्सेस मोलैलिटी। ये आपको याद रखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट में आपका डिप्रेशन होता है, तो आपकी जो लाइन है वो नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, डिक्रीजिंग है ये, ओके। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा जब आपका, तो आपकी लाइन अबव द एक्सिस जा रही है, ठीक है। ये देखो आप अबव जा रहा है ना, स्लोप पॉजिटिव है इसका। और अगर आपने फ्रीजिंग पॉइंट देखोगे तो उसका स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है आपका, कि जब आपने कोई मॉलिक्यूल को हायर लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन आपने थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अगर वो खुद जा रहा है, दैट इज योर ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस पढ़ा है ना, फ्लो ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो सिर्फ सॉल्वेंट को पास करती है, ना कि सॉल्यूट को, ठीक है। हियर इट इज मेंशन कि जो सिर्फ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास करती है, नॉट द सॉल्यूट। और इसके डिफरेंट आपकी होती है, जैसे वेजिटेबल की है मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन, से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपकी मेम्ब्रेन्स है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कि आपको वो मिनिमम प्रेशर अप्लाई करना जिसपे आपका सॉल्वेंट सॉल्यूशन से थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्लो करे, ठीक है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, ऑस्मोसिस में क्या होगा, आपका सॉल्वेंट आपका सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन कर रहा है, ठीक है। और अगर आपने वो मिनिमम प्रेशर सॉल्यूशन की साइड से अप्लाई करा टू स्टॉप द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ताकि यहाँ पे लो कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट है, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ हाई है सॉल्वेंट और यहाँ लो है, ठीक है। जब आपका ऐसा आप प्रेशर अप्लाई करो कि यहाँ पे आपका फर्दर मूव ऑन ना हो, तो वो होता है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है।
Here it is the definition: the minimum external pressure applied on the solution to stop the osmosis, that is your osmotic pressure. ठीक है, मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हो सॉल्यूशन वाली साइड पे टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, दैट इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, बाहर से आपने प्रेशर अप्लाई करा। नेक्स्ट है इसका रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा? सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट अगर आपका जाने लग जाए थ्रू द सेमी परमिएबल, मतलब हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन अगर आपको मूव ऑन करे, दैट इज योर रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, यहाँ पे ये मैं आपको, ठीक है, ऑस्मोसिस प्रेशर क्या होता है? जब आपने सॉल्यूशन साइड से आपने मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर लगाया ताकि आपका जो सॉल्वेंट है वो फर्दर मूव ऑन ना करे। ठीक है, सॉल्वेंट आपका यहाँ पे मूव ना करे सॉल्यूशन साइड पे, बल्कि लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जाने लग जाए। यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है ना आपका, तो वहाँ यहाँ पे मूव ऑन कर जाए, तो ये आपका होता है योर रिवर्स ऑस्मोसिस, जो हम यूज़ करते हैं आपका प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए। ठीक है, आपका रिवर्स ऑस्मोसिस यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, जो आरओ आपके घर पे लगे होते हैं। ठीक है, ये इसका एप्लीकेशन है। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला है फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पाए के है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, सी कंसंट्रेशन, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। ये आपका फॉर्मूला है। फाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी की आपकी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं? एन बाई वी। हियर इट इज एन बाई वी। ऑन रीअरेंजमेंट आप यहाँ पे एम बी की वैल्यू जब कैलकुलेट करते हो, पाई वी इज इक्वल टू, ये आप उसके बाद यहाँ एन था, एन की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, वेट अपॉन मोलर मास। एम बी की वैल्यू आप ऑब्जर्व करोगे तो आपका, यू ऑब्जर्व कि ये इन्वर्सली रिलेटेड है ऑस्मोटिक प्रेशर की। ठीक है, ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि जो आपके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आते हैं, ये आपकी वैल्यूज बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं। ठीक है, वैल्यूज इतनी इजीली कैलकुलेट नहीं होती, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है जब आप मेजर करते हो तो इसकी वैल्यूज बहुत हायर अमाउंट में आती है, तो इजीली मेजरेबल होता है। इसलिए हम इन प्रोटीन्स, पॉलीमर्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर मासेस निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? जहाँ पे आपका मास इज इनवर्सली रिलेटेड टू योर ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चीज याद रखनी है। ऑस्मोटिक प्रेशर से हम क्या निकाल सकते हैं? मास किसका? पॉलीमर्स, प्रोटीन्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स। फर्दर जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये आपका मोलैरिटी को यूज़ करता है। ठीक है, हम मेजर करने के लिए मोलैरिटी को यूज़ करते हैं, और ये रूम टेम्परेचर पे भी इजीली मेजरेबल होता है। ठीक है, इसलिए ऑस्मोटिक मेथड आप यूज़ करते हो फ्रीक्वेंटली। ठीक है, ज़्यादातर ऑस्मोटिक प्रेशर ही हम मास निकालने के लिए यूज़ करते हैं। इसके 3 मेन रीज़न है। फर्स्ट है, इट इज़ मेजर एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। सेकंड है, इसकी वैल्यूज़ लार्ज होती है और मेजरेबल होती हैं। ठीक है, ज़्यादा वैल्यूज़ आती है फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी। जितना डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तब भी इसकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। नेक्स्ट है, इसमें हम मोलैरिटी यूज़ करते हैं, कैपिटल एम यूज़ करते हैं, और आपने अभी एलिवेशन और डिप्रेशन में देखा कि हम वहाँ पे स्मॉल एम करते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, ऑस्मोसिस की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है? आपने बायोलॉजी में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा हुआ है कि जब सॉल्ट या आपका सेल किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है, तो सेल आपका आपका स्वेल कर जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आपका हीमोलिसिस। ठीक है, हीमोलिसिस क्या होता है? जब आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट सेल के अंदर एंटर करके वो स्वेल करता है और सेल रप्चर हो जाता है, दैट इज योर हीमोलिसिस। और अगर श्रिंक करता है सेल, तो हम उसे कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। फर्दर हमने पढ़े हैं कि प्लांट्स और ह्यूमन बॉडी में जो आपकी वाटर एंड मिनरल्स हैं और आपका फूड है, वो सप्लाई होता है थ्रू अ चेन ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो वो आपका किस प्रोसेस के थ्रू होता है? योर ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू ही आपका वाटर ट्रांसफर होता है प्लांट्स और एनिमल्स में। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है, जब आप सॉल्ट वाटर फिश को सडनली फ्रेश वाटर एक्वेरियम में ट्रांसफर करते हो, तो वो डाई कर जाती हैं। वाई? क्योंकि जब आपका सॉल्ट होता है वो उसके अंदर सॉल्वेंट कम है, उस फिश के अंदर जो वाटर है वो कम है, क्योंकि आपका सॉल्यूट ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, सॉल्यूट ज़्यादा है तो सॉल्वेंट उसके अंदर बॉडी के फिश के अंदर कम है। लेकिन अगर आपने फर्दर उसको फ्रेश वाटर में रखोगे, वहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो आपके वो सॉल्वेंट आपका वाटर फिश के अंदर जाना स्टार्ट करेगा, तो उसके कारण उसकी बॉडी स्वेल करके रप्चर हो जाएगी, इसलिए वो डाई कर जाती है। ओके, नेक्स्ट है, जो हाई बीपी वगैरह के पेशेंट्स होते हैं उन्हें
डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको सॉल्ट कम खाना है। क्यों? व्हाई? तो इसका रीज़न क्या है कि आप जब ऑब्ज़र्व करोगे तो आपका एक सेल साइकिल होता है, उसमें आप देखोगे कि सोडियम और क्लोरीन्स आयन्स की क्वांटिटी ऑलरेडी ब्लड में ज़्यादा है और अगर आप और इनटेक करोगे, सॉल्ट और ज़्यादा खाओगे, तो आपकी कंसंट्रेशन सोडियम की बढ़ जाएगी। सोडियम की बढ़ने के कारण कंसंट्रेशन आपके पास हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा और वो सेल्स को रप्चर कर देगा और दैट्स व्हाई पर्सन में डाई ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एबनॉर्मल मोलिकुलर मासेस। ठीक है, आप मॉलिक्यूलर मासेस में जब भी आपने ऑब्जर्व करा होगा तो आप देखोगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली रिलेटेड टू योर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये मैंने जो अंडरलाइन किया हुआ है। ओके, ये आपने अभी मैंने आपको हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद भी एक्सप्लेन करा, इनवर्सली रिलेटेड होता है मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स आपके एसोसिएशन और डिसोसिएशन करते हैं। ठीक है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन करने के कारण आपका जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस आता है, ठीक है? जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ है वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल एसोसिएशन और डिसोसिएशन कर गया। तो अगर एसोसिएशन करेगा तो जो आपका मास होगा वो ज़्यादा होगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम आएगी, ठीक है? क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है। अगर डिसोसिएशन करेगा, ठीक है? डिसोसिएशन के बाद आपके आयन्स ज़्यादा बन गए। आयन्स ज़्यादा बनने के कारण आपका मास आपका कम हो गया। तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डबल हो जाएगी। ठीक है, ये हम अभी इन डेप्थ भी स्टडी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम करेंगे इसकी एसोसिएशन। यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे आपके 2 एग्जांपल लिए मैंने, ये डाइमर्स एसोसिएशन के लिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू आपके डाइमर्स बने, जैसे आपका एसिटिक एसिड का और बेंजोइक एसिड का। ठीक है, ये आपके 2 एग्जांपल एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड के। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे ये आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, ठीक है, डॉटेड लाइन जो से शो कर रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपका एसिटिक एसिड आपका लिंक्ड है, तो ये डाइमर बना रहा है। ठीक है, इसलिए मॉलिक्यूलर मासेस इनके ज़्यादा आएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मासेस ज़्यादा आएंगे लेकिन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी हाफ हो जाएंगी। ठीक है, ये यहाँ पे ये मेंशन है कि मॉलिक्यूलर मासेस आपके डबल हो गए। ओके, दैट्स वाई जो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है दैट इज रेड्यूस्ड। सिमिलरली अगर हम डिसोसिएशन की बात करें तो डिसोसिएशन में आपके नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ गए हैं लेकिन मासेस आपके हाफ हो गए हैं और मासेस हाफ होने के कारण आपके ये देखो नंबर ऑफ आयंस आर इन केसीएल का हमने डिसोसिएशन लिया तो आपके नंबर ऑफ आयंस तो 2 बन गए लेकिन आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसी कारण, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर पे डिपेंड करती है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो डबल होगी क्योंकि 2 आयंस बने लेकिन जो आपका मास है वो हाफ हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मासेस एबनॉर्मल मासेस क्या होते हैं कि आपके एसोसिएशन और डिसोसिएशन के कारण आपकी कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज डिफरेंट होती है। यहाँ पे केसीएल का जो बुक में डाटा दिया हुआ है वो मैंने लिखा हुआ है एक्चुअल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू, हियर इट इज। ओके, ये क्यों है? क्योंकि ये एबनॉर्मल मासेस है। इसको हम अब मेजर कैसे करेंगे? हम इसे मेजर करते हैं वेंट हॉफ फैक्टर से। वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है? आपकी नॉर्मल अपॉन ऑब्जर्व्ड मासेस की फॉर्म में या ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटिव कॉलिगेटिव, ये 2 फॉर्मूलाज हैं, दोनों आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मासेस में अगर आप रिलेशन देखोगे तो वो इनवर्सली है, इसलिए फॉर्मूला भी इसका रिवर्स हो गया। आप एक फॉर्मूला याद रखो, दूसरा आपको डिराइव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें देखोगे कि जब एसोसिएशन होती है तो आई की वैल्यू इज लेस देन 1। ये आपको तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। एसोसिएशन में आई की वैल्यू वेंट हॉफ फैक्टर के लेस देन 1, डिसोसिएशन में आई की वैल्यू ज़्यादा होती है। फर्दर आपने जितनी भी 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, सबके आगे आपने आई लगाना है। क्यों? क्योंकि कोई अगर मॉलिक्यूल एसोसिएट और डिसोसिएट करता है तो आई की वैल्यू आप उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। फर्स्ट आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ोगे। सेकंड आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में देखो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी है, डिप्रेशन में आई के एफ एम और ऑस्मोटिक प्रेशर में पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर के सी एल एन जी एस सी एल ये वाले अगर आपने सॉल्यूशन लिए तो ये कुछ वैल्यूज दी हुई हैं कि ये आपको पता होनी चाहिए। एन ए सी एल, के सी एल और एम जी एस ओ फोर, तो इसमें आई की वैल्यू 2 होती है, ये आपको पता होनी चाहिए फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइमराइजेशन हो रही है आई की वैल्यू 1/2, ट्राइमराइजेशन 1/3, टेट्रामराइजेशन 1/4। आई की वैल्यूज की ये मैंने लर्न करने के लिए आपको पता होनी चाहिए, ये लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मेंशन करते हैं अल्फा से, उसका रिलेशन आपका वेंट ऑफ फैक्टर के साथ क्या होगा। ठीक है,
Here it is the relation for dissociation alpha degree of dissociation क्या होगा I-1 डिवाइडेड बाय n-1। ठीक है, जितने आपके नंबर ऑफ आयंस जनरेट होंगे उतने ही हम उसमें n की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आप NaCl और KCl का देखो, इसमें आपके KCl का अभी हमने डिसोसिएट करा था, KCl किसमें डिसोसिएट हो रहा है K प्लस और Cl नेगेटिव, दो आयंस आए तो n की वैल्यू 2 को सब्सिट्यूट करोगे तो आपकी अल्फा की वैल्यू रिड्यूस टू I-1। सिमिलरली आप फर्दर CaCl2 का देखोगे तो n कितनी वैल्यू आएगी 3 आएगी, एक कैल्शियम का और दो क्लोरीन के आयंस बनेंगे। ठीक है, टोटल n की वैल्यू 3 आई तो 3 को सब्स्टिट्यूट करके यू विल बी गेटिंग दिस एज योर फॉर्मूला। लेकिन आपको जनरल एक फॉर्मूला ही याद रखना है, अल्फा इज इक्वल टू फॉर द डिसोसिएशन I-1 डिवाइडेड बाय n-1। ठीक है, फर्दर एक और आपका अगर मासेस के बेसिस पे आप कंसीडर करते हो तो आपका नॉर्मल अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास होता है, तो अल्फा की वैल्यू आपने यही पुट करनी है। ओके, n-1 तो एज इट इज रखना है, लेकिन आपने MC माइनस एम नॉट डिवाइडेड बाई एम नॉट क्या है आपका ऑब्जर्व्ड, C क्या है आपका जो आपने कैलकुलेट करा है। ओके, नेक्स्ट अगर एसोसिएशन ले ले, ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अभी हमने डिसोसिएशन पढ़ा, अगर एसोसिएशन में लेंगे तो हमारी अल्फा की वैल्यू रेड्यूस टू दिस वन। ओके, यहाँ पे जो आपका नीचे पहले n था वो हो जाएगा 1/n। ओके, ये आपको याद रखना है, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट आप इसको अगर रीअरेंज करते हो तो आपकी वैल्यू अल्फा की वैल्यू ये आएगी इन टर्म्स ऑफ मासेस। ठीक है, नीचे है n/n-1 और यहाँ पे m नॉट माइनस एम सी डिवाइडेड बाय m नॉट। ये आपकी वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए फॉर द न्यूमेरिकल्स। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।